नमस्ते। कहानियाँ दिलकी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा उपन्यास सेठी हवेली का रहस्य का आज 5वां अध्याय है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। सेठी हवेली की लाइब्रेरी में शाम उतर चुकी थी। पीली रोशनी के नीचे विराज, अखिल और रुद्र गंभीरता से चर्चा में डूबे थे। दस्तावेज, चिट्ठियाँ और वो अधूरी यादें सब सामने बिखरी पड़ी थी, जैसे किसी पुराने अपराध की चुप गवाही। अगर ये सब सच है, अखिल ने कहा, तो हम किसके बेटे हैं? रुद्र ने एक गहरी सांस ली। शायद वो बेटे जो अब तक अंधेरे में जी रहे थे। विराज कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजा हल्के से खुला और मधु अंदर आई। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। उसकी नजरें तीनों पर पड़ी और सन्नाटा छा गया। कमरे की हवा भारी हो गई थी। माफ करना, मधु ने कहा, मैं बस ये किताब रखकर दूसरी किताब ढूंढने आई थी। विराज ने अखिल की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। अखिल उठकर मधु के पास आया। उसका चेहरा गंभीर था, जैसे शब्द भीतर ठहर गए हों और अब बाहर आने को तैयार हों। मधु, बैठो, जरा बात करनी है, अखिल ने कहा। मधु चौकी पर चुपचाप पास की कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखें शांत थी, लेकिन कुछ महसूस कर रही थी। हमें कुछ मिला है, पापा के पुराने सौदों से जुड़ा। तुम्हारे पापा विशाल फूफा के बारे में भी। रुद्र ने धीरे से कहा, जो हम कहने जा रहे हैं वो शायद बहुत तकलीफ दे हो, पर तुम्हें जानने का हक है। मधु की सांसें जैसे थम गईं, उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा। अखिल ने सब कुछ कहा। भैरव की रहस्यमयी गुमशुदगी, विशाल फूफा की ईमानदारी, वो बहस जो रुद्र ने बचपन में सुनी थी, और कैसे एक के बाद एक राजवीर की राह के कांटे हटते चले गए। अगर ये सब सच है, अखिल की आवाज़ टूट गई, तो इसका मतलब है कि हमारे पापा ने तुम्हारे पापा को, और वो चुप हो गया। पर हम इतने साल तक चुप रहे, कुछ ना जानते हुए, रुद्र ने कहा। हमें माफ कर दो मधु। मधु कुछ नहीं बोली। उसके होंठ हिले पर आवाज नहीं निकली। और फिर अचानक जैसे कोई दीवार ढह गई हो, वो जोर से अपना चेहरा दोनों हाथों में पकड़कर रोने लगी। उसके शरीर में सिहरन थी, जैसे रूह कांप गई हो। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अखिल झुककर उसके पास आया। मधु, हम सच में माफी चाहते हैं। काश हमें पहले पता चल जाता। विराज इस सब में पीछे हट गया। उसे लगा अब शब्दों से ज़्यादा ज़रूरी था मौन। कभी कभी चुप ही सबसे सच्चा साथ देती है। कुछ देर बाद मधु ने खुद को संभाला। उसने आंसू पोंछे और धीमे स्वर में बोली, मैंने कभी अपने पापा को नहीं देखा, पर राजी दीदी थी ना, वो जो नौकरानी थी, वो माँ के बहुत करीब थी। राजी दीदी? रुद्र ने पूछा। हाँ, मधु बोली। वो मुझे पापा की कहानियाँ सुनाती थी। कहती थी कि माँ और पापा एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। शादी के बाद माँ खिल उठी थी, लेकिन क्या? विराज अब उसके पास आकर बैठ गया। लेकिन राजी दीदी ने एक दिन मुझे बताया था कि फूफा जी से शादी से पहले मामा, यानी आपके पापा, माँ की शादी किसी और से कराना चाहते थे। उस लड़के का नाम उन्होंने नहीं बताया, पर कहा कि माँ ने मना कर दिया, क्योंकि वो उस लड़के को नहीं चाहती थी और उनको पता था कि वो किसी और से प्यार करता है। अखिल और रुद्र ने एक दूसरे को देखा। भैरव का नाम उनके जहन में गूंजने लगा। और जब राजी दीदी ने ये बातें बताई, उन्होंने एक और बात कही थी। मधु ने आंसू भरी आवाज में कहा, जिस दिन फूफा जी की, यानी पापा की बॉडी मिली थी, माँ
पहले से ही अजीब थी। जब घर वालों ने उन्हें खबर दी तब वो पहले ही कमरे में बैठे बैठे रो रही थी। उनकी आंखें लाल थीं और चेहरा पत्थर की तरह जड़ गया था। राजे दीदी ने कहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से ही सब पता हो। ये सुनकर तीनों सन्न हो गए। और फिर? विराज ने पूछा। फिर मामा ने उस दिन राजी दीदी को बात करते सुन लिया था। अगले दिन वो अचानक काम पर नहीं आई। जब मैंने पूछा तो उन्हें निकाल दिया गया, ऐसा सबने बोला। अब कमरे में कोई नहीं बोल रहा था। सच सामने था, टुकड़ों में, अधूरा, लेकिन झूठ से कहीं ज्यादा भारी। विराज ने धीरे से कहा, अगर कोई है जो अब भी सच्चाई जानता है तो वो सिर्फ एक ही इंसान है, तुम्हारी माँ, भारती आंटी। रुद्र ने गहरी सांस ली। वो इतने सालों से चुप है, पर शायद अब समय है कि वो बोले। अखिल ने दृढ़ स्वर में कहा, हमें उन्हें समझाना होगा। ये सिर्फ एक हत्या या सौदा का मामला नहीं है। ये एक माँ, एक बहन, एक पत्नी की जिंदगी का सच है। विराज ने कहा, और शायद यही सच्चाई उन्हें उन आवाज वापस दिला दे। तीनों ने मधु की ओर देखा। उसने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू अब भी थे, पर उनमें साहस भी था। चलो, उसने कहा, माँ को अब और अकेले नहीं लड़ना होगा। आज का हमारा अध्याय यहीं खत्म होता है। तो चलिए देखते हैं कि कल क्या भारती अपनी मौन व्रत को तोड़ेगी। धन्यवाद।